नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व व्यापार संगठन की सहमति से पूरी दुनिया को अनाज की आपूर्ति कर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार जल्दी ही एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। केंद्र ने राज्यों से रोपवे की नियमित सुरक्षा जांच करने को कहा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों को एक साथ 2 डिग्री प्राप्त करने की अनुमति दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के नौदिया जिले के हंसखाली में एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे में गोलीबारी की घटना में 16 व्यक्ति घायल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के साथ वार्ता विफल। ओडिशा सरकार राज्य के सभी जिलों के स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करेगी। नीदरलैंड्स ने जर्मनी को 3-1 से हराकर चौथा FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जीता और IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 23 रन से हराया। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने फिजी में गिरमिटिया मजदूरों को संगठित किया था। भारत लौटने पर उन्होंने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। सही उत्तर है बाबा रामचंद्र। वे ऐसे नेता थे जिनकी गिरफ्तारी पर 40,000 से अधिक किसानों ने प्रतापगढ़ जेल का घेराव किया और अंग्रेजों को मजबूर होकर उन्हें छोड़ना पड़ा था। उन्होंने मध्य प्रदेश में सतनामी समुदाय को एकजुट भी किया और किसान सभा का गठन किया, जिसमें सभी सदस्य महिला किसान थीं। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न के उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं गुजरात में गांधीनगर के दाहेगाम से मयंक जयंतीभाई रावल। देहगाम गुजरात से मैं मयंक जयंतीलाल रावल आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत एक क्विज का आयोजन करने के लिए प्रसार भारती और आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इससे हमें अपने इतिहास में झांकने की और अपने क्रांतिवीरों का इतिहास जानने की और चरित्र जानने का मौका दिया। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 18 अप्रैल को पूछा जाएगा। श्रोताओं से आग्रह है कि वे आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में शामिल होकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हों। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यदि विश्व व्यापार संगठन सहमत हो तो भारत विश्व को अनाज की आपूर्ति करने को तैयार है। श्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत के दौरान ये प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि विश्व व्यापार संगठन नियमों में ढील देता है तो भारत दूसरे देशों को अनाज भेज सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध के कारण विश्व के अन्य देशों में अनाज का भंडार कम हो रहा है। उन्होंने कल गुजरात के अडालज में हॉस्टल और शिक्षा परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से भारत के किसान अनाज के मामले में विश्व की आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की संस्कृति, खाद्यान्न, स्वास्थ्य और शिक्षा हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं और श्री अन्नपूर्णा धाम ने इन मूल्यों को और आगे बढ़ाया है। हमारी परंपरा में भोजन, आरोग्य और शिक्षा पर हमेशा से बहुत बल दिया गया है। आज
आपने इन्हीं तत्वों का मां अन्नपूर्णा धाम में विस्तार किया है। ये जो नई सुविधाएं विकसित हुई हैं या जो आरोग्य धाम यहां बनने जा रहा है, इससे गुजरात के सामान्य मानवी को बहुत अधिक लाभ होगा। केंद्र अगले 8 महीने में नई सहकारी नीति तैयार करेगा। नई दिल्ली में सहकारी नीति के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र अगले 8-9 महीने में नई नीति तैयार करेगा। इसमें प्राथमिक ऋण समिति से लेकर शीर्ष सहकारी परिसंघ तक के मुद्दों का समाधान किया जाएगा। इस क्षेत्र में छोटे किसानों का विश्वास बढ़ाने के लिए उन्होंने सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। पूरा मुनाफा उसके स्टेक होल्डर्स के पास चला जाए और मिनिमम मैनेजमेंट का खर्चा ही हो, ये केवल और केवल कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। तो देश का एक ऐसा तबका जो 60-70 करोड़ का है, जो आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसको आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है तो कोऑपरेटिव एकमात्र मॉडल ऐसा है जो देश के 80 करोड़ लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बना सके। अमेरिका यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वहां की वाणिज्य मंत्री गिना रायमोंडो के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य आपूर्ति श्रृंखला को अधिक लचीला और टिकाऊ बनाना और साथ ही कारोबार में विश्वास तथा पारदर्शिता बढ़ाना है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री रायमोंडो ने भारत सरकार के साथ कारोबार बढ़ाने में रुचि प्रदर्शित की क्योंकि अमेरिका हिंद प्रशांत आर्थिक संरचना के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। गृह मंत्रालय ने झारखंड के देवघर जिले में हुई रोपवे दुर्घटना को देखते हुए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने भविष्य में ऐसी किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए रोपवे परिचालन पर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया और आकस्मिक योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि रोपवे परियोजनाओं का संचालन और इनके अनुरक्षण का कार्य पूरी निष्ठा से किया जाना चाहिए। श्री भल्ला ने कहा कि राज्य सरकारों को प्रत्येक रोपवे परियोजना की सुरक्षा ऑडिट के लिए अनुभवी और योग्य फर्म की नियुक्ति करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक रोपवे परियोजना के लिए अनुरक्षण नियमावली तैयार की जानी चाहिए। गृह सचिव ने देवघर में बचाव अभियान के दौरान भारतीय वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस तथा स्थानीय नागरिकों के प्रयासों की सराहना की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विद्यार्थियों को एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री प्राप्त करने की अनुमति देने जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कल वर्चुअल माध्यम से मीडिया को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि विद्यार्थी एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालयों से एक साथ नियमित या ऑनलाइन मोड पर 2 शैक्षणिक पाठ्यक्रम कर सकते हैं। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि देश भर में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे लागू करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दिशा निर्देश जल्द ही लागू होंगे। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में शिक्षाविद संत चौधरी ने कहा कि यूजीसी के इस निर्णय से सभी विद्यार्थियों को लाभ होगा। आज छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान यूजीसी की तरफ से मिला है कि एक साथ कोई भी छात्र छात्राएं 2 कोर्स कर सकते हैं। इस तरह का डिमांड बहुत पहले से चलता आ रहा था, लेकिन आज जो स्वीकृति यूजीसी ने दिया है, मैं समझता हूं कि इससे छात्र छात्राओं को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिससे कि छात्र छात्राएं अपने जीवन में ज्यादा लाभ उठा पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है और इससे छात्र छात्राएं काफी लाभान्वित होंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के नौदिया जिले के हंसखाली में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि मृतका के परिवार और स्थानीय निवासियों तथा राज्यों को भरोसा दिलाने के लिए स्थानीय पुलिस के बजाय सीबीआई से जांच कराना जरूरी है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने सीबीआई से कहा कि वो 2 मई को अगली सुनवाई की तारीख तक जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करें। संबद्ध अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे पीड़ित के परिवार और मामले के गवाहों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को 14 वर्षीय किशोरी के दुष्कर्म के ब्यौरे पर संदेह व्यक्त किया था।
विपक्षी दलों ने असंवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण कहकर इस मुद्दे पर उनकी कड़ी आलोचना की थी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 126 और शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है। इसके विस्तार से 28 लाख फेरीवालों और उनके परिवारों को लाभ होगा। मंत्रालय ने कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्वनिधि से समृद्धि इस वर्ष जनवरी में एक अतिरिक्त कार्यक्रम शुरू किया गया है। पहले चरण में इस कार्यक्रम को 125 शहरों में लागू किया गया, जिसमें लगभग 35 लाख फेरीवालों और उनके परिवारों को शामिल किया गया। पहले चरण की सफलता के बाद आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को कुछ और शहरों में शुरू किया। इसका लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में 20 लाख योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना है। मंत्रालय जून 2020 से ही प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम रेरा के तहत आवास इकाई के खरीदारों की हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र में निरंतर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है। श्री पुरी ने रेरा के अंतर्गत गठित केंद्रीय सलाहकार परिषद की तीसरी बैठक की कल अध्यक्षता की। परिषद ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। अमेरिका में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे स्टेशन में हुई गोलीबारी में कम से कम 16 व्यक्ति घायल हो गए हैं। प्रशासन के अनुसार गैस मास्क पहने हुए एक बंदूकधारी ने पहले धुआं पैदा करने वाला बम फेंका और फिर सबवे ट्रेन के एक डिब्बे में गोलीबारी शुरू कर दी। घटना के बाद हमलावर वहां से भाग निकला। उसके बारे में जानकारी देने के लिए लोगों से अपील की गई है। न्यूयॉर्क पुलिस ने उसका हुलिया जारी किया है और घटना से संबंधित फोटो या वीडियो साझा करने को कहा है। न्यूयॉर्क में हुई घटना के संबंध में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमलावर को छोड़ा नहीं जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता विफल हो गई है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में रूस को सफलता हासिल होने तक सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। श्री पुतिन ने कीव के बाहर बूचा कस्बे में सैकड़ों नागरिकों के शव मिलने की खबरों का खंडन किया और इसे यूक्रेन का दुष्प्रचार बताया। राष्ट्रपति पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने युद्ध अपराध के निराधार दावे और समूचे यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी की मांग करके शांति वार्ता में गतिरोध पैदा किया है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक ने कहा कि वार्ता कठिन है, फिर भी जारी रहेगी। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व व्यापार संगठन की सहमति से पूरी दुनिया को अनाज की आपूर्ति कर सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार जल्द ही एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। केंद्र ने राज्यों से रोपवे की नियमित सुरक्षा जांच करने को कहा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों को एक साथ 2 डिग्री प्राप्त करने की अनुमति दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के हंसखाली में एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे में गोलीबारी की घटना में 16 व्यक्ति घायल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के साथ वार्ता विफल। ओडिशा सरकार राज्य के सभी जिलों के स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करेगी। नीदरलैंड्स ने जर्मनी को 3-1 से हराकर चौथा FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जीता और IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 23 रन से हराया। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। अगले अंक का विषय है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर अमृता बजाज। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 13 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 18 वर्ष से अधिक उम्र के 97% लोगों को कोविड का पहला टीका लगाने वाला
दुनिया का एकमात्र देश है। 85% लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि 15 से 18 वर्ष के 5 करोड़ 77 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। 3 करोड़ 98 लाख लोगों को दूसरा टीका भी लग चुका है। उन्होंने कहा कि जिनेवा में वैक्सीन ग्लोबल अलायंस की बैठक में दुनिया ने भारत के कोविड प्रबंधन और टीकाकरण अभियान को सफल बताया। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को कोविड के नए वेरिएंट पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। श्री मांडविया ने कल नई दिल्ली में देश के प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कोरोना के नए वेरिएंट XE पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। श्री मांडविया ने अधिकारियों को कोविड उपचार के लिए आवश्यक दवाओं और उनकी उपलब्धता की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। देश में कोविड टीकाकरण के अंतर्गत 186 करोड़ 5 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए। अभी तक 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में 2 करोड़ 31 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों सहित सभी पात्र श्रेणी के लाभार्थियों को 2 करोड़ 47 लाख से अधिक एहतियाती टीके भी लगाए गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। तेरह अप्रैल 1919 को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की सबसे जघन्य घटनाओं में से एक जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में ये क्रांतिकारी घटना साबित हुई। 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिससे सरकार को राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने या नजरबंद रखने का अधिकार मिल गया था। इससे राष्ट्रव्यापी असंतोष फैल गया। राष्ट्रवादी नेताओं ने इस एक्ट को काला कानून बताया। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और 7 अप्रैल 1919 को प्रकाशित सत्याग्रही लेख में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के तरीकों का वर्णन किया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को पंजाब में प्रवेश करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी। इसका उल्लंघन करने पर उनकी गिरफ्तारी का आदेश भी जारी किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक 2 प्रमुख नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अमृतसर में शांतिपूर्ण मार्च का आयोजन किया। 9 अप्रैल 1919 को दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने उनकी रिहाई के लिए अगले दिन उपायुक्त के निवास तक मार्च किया। पुलिस ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें अनेक लोग घायल हुए। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने अधिकारियों को सभी तरह के विरोध को दबाने का आदेश दिया। किसी भी तरह की जनसभा के लिए निषेधाज्ञा के बावजूद 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोग ये उत्सव मनाने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। बैठक में 2 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा और अधिकारियों से अपने नेताओं को रिहा करने का आग्रह। And that is why the Mahatma begs us to take the course of non-violence. जब पुलिस को सूचना मिली तो आतताई ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी सेना के साथ जलियांवाला बाग की तरफ रवाना हुआ। उसने सैनिकों को लेकर बाग में प्रवेश किया और बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी का आदेश दे दिया। Should we issue a warning, sir? They've had their warning. No meetings. लोग बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन डायर ने अपने सैनिकों को निकास द्वार की तरफ गोलीबारी का आदेश दे दिया। 10-15 मिनट तक अंधाधुंध गोलीबारी होती रही, जो गोलियां खत्म होने के बाद ही थमी। इस दौरान 1650 से अधिक गोलियों के राउंड दागे गए।
जनरल डायर ने 291 लोगों के मारे जाने की बात कही, लेकिन मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में गठित समिति सहित अन्य रिपोर्ट के अनुसार गोलीबारी में 500 से अधिक लोग मारे गए। हत्याकांड की सूचना देश भर में फैल गई और विरोध स्वरूप गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने किंगहुड की उपाधि वापस कर दी। हत्याकांड के दिन जनरल डायर की कार्रवाई को तत्काल पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की स्वीकृति मिल गई और उन्होंने कहा, आपकी कार्रवाई सही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनुमोदित करते हैं। दोनों ब्रिटिश अधिकारियों रेजिनाल्ड डायर और माइकल ओ डायर को उग्र आलोचना का सामना करना पड़ा। हत्याकांड की जांच के लिए 14 अक्टूबर 1919 को डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, जिसे हंटर कमीशन भी कहते हैं। कमीशन ने डायर की कार्रवाई की केवल निंदा की और उसे ब्रिगेड कमांडर के पद से त्यागपत्र देने को कहा। लेकिन भारतीय क्रांतिकारियों के दिलों में बदले की आग सुलगती रही। क्रूर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने मस्तिष्क आघात के कारण 1927 में दम तोड़ दिया, लेकिन पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को अपने कुकर्म की सजा भुगतनी पड़ी जब हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 13 मार्च 1940 को लंदन में क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी ऊधम सिंह ने उसे गोली मार दी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1951 में क्रांतिकारियों और जघन्य हत्याकांड में मारे गए लोगों की स्मृति में जलियांवाला बाग में स्मारक बनवाया। ये संघर्ष और बलिदान के प्रतीक के रूप में खड़ा है और आज भी युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा दे रहा है। मार्च 2019 में हत्याकांड की स्मृति में यादें जलियां संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इससे सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ओडिशा सरकार राज्य में सभी जिलों के स्कूलों में हॉकी क्लब खोलेगी। हॉकी प्रमोशन काउंसिल ऑफ ओडिशा के अध्यक्ष दिलीप टर्की ने कहा कि मो स्कूल हॉकी क्लब पहल का उद्देश्य स्कूली स्तर से ही हॉकी संस्कृति को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि लड़के और लड़कियां दोनों ही इन क्लबों में शामिल किए जाएंगे। नीदरलैंड्स ने चौथी बार FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका के पॉचेस्ट्रूम में कल हुए फाइनल में नीदरलैंड्स ने जर्मनी को 3-1 से पराजित किया। इससे पहले कल इंग्लैंड ने कांस्य पदक के लिए खेले गए मैच में 2-2 से ड्रॉ करने के बाद शूट आउट में भारत को 3-0 से हराया। IPL क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 23 रन से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब मौसम। दिल्ली और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है, जबकि मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। इन महानगरों में तापमान 22 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, लेह और गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। विशाखापट्टनम, हैदराबाद, पुद्दुचेरी, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इन नगरों में न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी, इम्फाल, आइजॉल, शिलांग, कोहिमा, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है। कुछ क्षेत्रों में बारिश या गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 13 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं।
फरहत, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, भारत और अमेरिका के रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 वार्ता अखबारों की बड़ी खबर है। लोकसत्य की सुर्खी है, सैन्य सहयोग को मजबूत बनाएंगे भारत और अमेरिका। दैनिक जागरण का शीर्षक है, भारत और अमेरिका ने आतंक रोकने के लिए पाकिस्तान पर बनाया दबाव। 2+2 वार्ता के बाद संयुक्त बयान में सीधे लिया नाम। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से तेल आयात को लेकर हरी भूमि लिखता है, यूरोप की तुलना में भारत रूस से बहुत कम मात्रा में तेल खरीदता है, ध्यान यूरोप पर केंद्रित किया जाना चाहिए। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है, भारत की तेल पर 2 टूक, अमेरिका की धार कमजोर पड़ी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अमर उजाला लिखता है, भारत दुनिया के लिए अपने अनाज के भंडार कल से खोलने को तैयार। मोदी ने कहा, अगर विश्व व्यापार संगठन अनुमति देता है तो हमारे किसान खाद्य आपूर्ति के लिए तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वार्ता में प्रधानमंत्री ने रखा ये प्रस्ताव। जनसत्ता की बड़ी खबर है, सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 96,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का किया मौद्रीकरण। 88,000 करोड़ रुपए मूल्य के मौद्रीकरण का लक्ष्य किया पार। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय मौद्रीकरण में सबसे आगे। भीषण गर्मी के ताप से समूचे उत्तर और मध्य भारत के लिए दैनिक भास्कर राहत की खबर शीर्षक से लिखता है, अगले 10 दिन 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान, फिर अप्रैल के अंत तक गर्मी के सभी रिकॉर्ड टूट सकते हैं। उधर बढ़ते तापमान पर चिंता शीर्षक से राजस्थान पत्रिका का कहना है, चावल और मक्का की पैदावार होगी प्रभावित, खेती और खाद्य सुरक्षा संकट। मध्य प्रदेश में गेहूं और चने की फसलें पकने से पहले ही सूख गईं, लहसुन और प्याज भी पीले पड़े। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, विद्यार्थियों को एक साथ 2 कोर्स करने की अनुमति। सरकार ने एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग संस्थानों से समान स्तर के 2 पूर्णकालिक डिग्री पाठ्यक्रमों में एक साथ प्रत्यक्ष तरीके से पढ़ाई करने की अनुमति देने का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व व्यापार संगठन की सहमति से पूरी दुनिया को अनाज की आपूर्ति कर सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार जल्दी ही एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। केंद्र ने राज्यों से रोपवे की नियमित सुरक्षा जांच करने को कहा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों को एक साथ 2 डिग्री प्राप्त करने की अनुमति दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के नोदिया जिले के हंसखाली में एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मौत की सीबीआई जांच का आदेश दिया। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे में गोलीबारी की घटना में 16 व्यक्ति घायल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के साथ वार्ता विफल। ओडिशा सरकार राज्य के सभी जिलों के स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करेगी। नीदरलैंड्स ने जर्मनी को 3-1 से हराकर चौथा FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप जीता। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 23 रन से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।